चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। आ ही गए बच्चे, आ ही रहे हैं। आज हम जो रहता है हमारा फर्स्ट यूनिट के लास्ट के 2 पॉइंट रहते हैं, उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस इन फैमिली, ठीक है। उसके बाद है in family, school and other formal and informal organizations, teacher as an agent of change। तो गुड टीचर आफ्टरनून वाला मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। टीचर वाला बाद में करेंगे, पहले जेंडर आइडेंटिटी। एक तो इतनी बार हो गए जेंडर आइडेंटिटी। देखो भाई, व्हाट डू यू मीन, लिंग पहचान के बारे में आप क्या समझते हैं? ये टॉपिक आप पहले ही कर चुके हो। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? अब इसको आपको डिस्क्राइब करना है कि एक परिवार, विद्यालय और दूसरे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लिंग पहचान संबंधी समाजीकरण व्यवहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, एक चलिए, ठीक है। तो जेंडर आइडेंटिटी हम पहले ही कर चुके हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि वह मेल है, फीमेल है, यानी कि वह लड़का है या लड़की है, तो ये किसकी ओर इशारा करता है? जेंडर आइडेंटिटी। यानी कि जब बच्चा 2 साल तक होता है तो उसको जेंडर आइडेंटिटी की के बारे में पूरा पता लग जाता है, उसको पहचान हो जाती है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। ठीक है, तो जेंडर रोल्स, जेंडर टाइपिंग, जेंडर आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हम क्या है पहले पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट हम पेज पे आते हैं। बेटा मेरी बुक में है पेज नंबर 120, आप लोगों की बुक में मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो हमें ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, इसको हमें कोरिलेट करना है फैमिली के साथ। ठीक है, परिवार में लिंग पहचान और समाजीकरण कैसे होता है, विद्यालय में जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन कैसे होता है, ऐसे ही क्या है अलग जो हमारे बता रखे हैं, एक और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बात आती है, तो उसको जो हमारा जेंडर आइडेंटिटी है उसका मीनिंग आप पहले कर चुके हो, वही यहीं पे लिखना है। अब सीधे आ जाओ, फैमिली में जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन कैसे होता है। देखो, बच्चे का जो पहला स्कूल जो मानते हैं वो उसका क्या होता है? उसकी फैमिली होता है, जहां पर बच्चा क्या है अपनी पर्सनैलिटी की नींव रखता है। बच्चा प्रारंभ में क्या होता है? अपनी माँ के पास ज्यादा रहता है, तो बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। ठीक है, तो बच्चा जो भी चीजें है अच्छी बुरी यानी कि 3 साल तक बच्चा क्या 3 साल के बाद ही जाता है स्कूल में, तो उससे पहले जितनी चीजें हैं वह अपने घर पे ही सीखता है। तो माता पिता का जैसा व्यवहार होता है, जैसा वैसा ही इफेक्ट क्या है हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। फैमिली में कितने व्यक्ति हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, इन सब का इफेक्ट क्या है एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो बच्चा इस प्रकार की कोशिश करता है कि जैसे उसके बड़े लोग बिहेवियर कर रहे हैं वह भी ऐसा ही बिहेवियर करे। ठीक है, तो वह उन कार्यों को फॉलो अप करना शुरू कर देता है। ठीक है, उन्हीं की तरह अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखते हो गांव में बच्चे हैं, जब खेत में जाते हैं, जिनके पेरेंट्स, तो बच्चे क्या है खेत में जाएंगे, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि बनाकर खेलते हैं, कभी हाथ से जमीन की जुताई करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चा जैसा घर का इन्वायरमेंट देख रहा है वह उसी तरीके से खेल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर किसी किसान के बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो घर में जो खेत वगैरह देख रहे हैं तो वो खेलते भी ऐसे ही तरीके से हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग फैमिलीज में क्या है अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है। तो बच्चे क्या है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है, अलग अलग फैमिलीज में मेहमानों का स्वागत भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, कहीं पर नमस्ते करके, कहीं पर पैर छू कर। ठीक है, तो बच्चा भी क्या है उन्हीं रिवाजों को फॉलो करता है। लेकिन शिक्षित और सुसंस्कृत कहे जाने वाले परिवारों में मेहमानों का स्वागत हेलो और हाथ मिलाने के साथ किया जाता है।
तो परिवार के छोटे बच्चे भी उसी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो परिवार में लड़का या लड़की के व्यवहार में भी काफी अंतर होता है। बच्चे अपने जो लड़के होते हैं वे अपने पिता और भाई की नकल करते हैं, जबकि लड़कियां अपनी मम्मी और बहनों की नकल करती है। माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, इसी प्रकार से बच्ची अपनी गुड़िया को थपकी देकर सुलाती है। माँ खाना बनाती है, बच्ची क्या है अपनी गुड़िया के लिए खाना बनाती है। ठीक है, जो सामान माँ के पास है वो लड़की क्या है अपनी गुड़िया के लिए रखती है। तो परिवार की यहाँ पर क्या हुआ कि परिवार में ही सबसे पहले बच्चा क्या है, एक तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन सीखता है। ठीक है, उसको 2 साल तक पता हो जाता वो लड़का है या लड़की है। और सोशलाइजेशन का तरीका भी आपने देखा कि बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका घर होता है, परिवार से सीखता है। जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे ही क्या है छोटा बच्चा सीखता है। ठीक है, कि कैसे दूसरों के साथ मिल रहे हैं। और जेंडर आइडेंटिफिकेशन उनको ये हो रही है कि लड़के क्या है पापा जैसे भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तरह काम करके देख रहे हैं, और लड़कियां क्या है उनकी मम्मी की तरह काम कर रही हैं। तो इस प्रकार एक फैमिली इस तरीके से रोल निभाती है, एक लिंग पहचान और समाजीकरण में। ठीक है, समाजीकरण में क्या हो गया उसका कि बाहर वाले लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है। तो ये दे रखा था आपका परिवार में लिंग पहचान और समाजीकरण। दूसरा है आपका स्कूल में लिंग पहचान तथा समाजीकरण। विद्यालय में, तो विद्यालय से संबंधित अनेक कारक बच्चे में क्या है जेंडर आइडेंटिटी की भूमिका को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या है आपका टीचर, आपका कैरिकुलम, आपके जितने भी पीयर ग्रुप है वो क्या है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं आपकी विद्यालय के अंदर। ठीक है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी में। स्कूल में जेंडर डिफरेंस का अभिप्राय विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं और जितनी भी विद्यालय अध्यापक उसमें असमानता से है। जेंडर क्या है भैया आपकी जो जेंडर डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, हम भेदभाव करते हैं, ऐसे इनइक्वालिटी रखते हैं। तो इसका हमें कैसे पता लगता है हमारे कैरिकुलम से, हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, हमारी जितनी भी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी इंटरेक्शन है, तो हम जेंडर के जब वहाँ पर भेदभाव करते हैं तब पता लगता है। तो कैरिकुलम और पाठ्य पुस्तकों में लिंग असमानता देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है भाई, बच्चों को लिंग भूमिका निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से विद्यार्थियों का इंटरव्यू किया गया, तो उसमें कहा गया कि पाठ्य पुस्तिका में दी गई प्रतिमाओं को अपने मॉडल के रूप में देखते हैं और पाठ्य पुस्तक में जेंडर असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक में लड़के और लड़कों और पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों तक स्त्रियों की प्रतिमाएं कम होती है। सामान्यतः लड़कियों का अनुपात घट जाता है जैसे ग्रेड स्तर बढ़ता जाता है। देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है कि विद्यालय में भी क्या है लड़के और लड़कियों का जो जेंडर डिफरेंशिएशन है या जेंडर आइडेंटिटी है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और कहीं कहीं पर तो क्या है इसके अंदर असमानता भी देखने को मिलती है। ठीक है, लिंग भूमिका निर्धारित करते हैं। पाठ्य पुस्तकें यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो भी क्या है जेंडर रोल को दिखाती है, जिसमें क्या है बहुत सारे मॉडल पिक्चर्स ऐसी यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या बताया गया है जहाँ पर लड़कों को एक आदर्श के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और लड़कियों की जो चित्र हैं वो कम दिखाए गए हैं, जिससे क्या है उनके बीच में जेंडर पहचान या जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर की असमानता को दर्शाया गया है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें अगर हम स्टीरियोटाइप की भूमिका देखें तो जो लेडीज हैं उनको घर के काम, घरेलू काम करते हुए दिखाया गया है और जो पुरुष हैं मेल मेंबर हैं उनको क्या है या तो लीडरशिप की भूमिका में दिखाया गया है या एक बिजनेसमैन की भूमिका में वहां पर दिखाया गया है। तो ये जो भूमिका होती है ये समाज में लड़के और लड़कियों की भूमिका निर्धारित करने में मदद करती है। ठीक है, तो उनकी जेंडर आइडेंटिटी या उनकी जेंडर की असमानता को दिखाती हैं। आगे आता है आपका पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में लड़के तथा लड़कियों को सामाजिक रूढ़िवादी भूमिकाओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लड़के और लड़कों तथा पुरुषों को आक्रामक, शक्तिशाली, प्रभावशाली, बहादुर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिलाओं को कमजोर, निष्क्रिय, आज्ञाकारी, सौम्य तथा भावात्मक प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी क्या है, आपके जेंडर की पहचान बताई गई है, जिसमें लड़के और लड़कियों को क्या है स्टीरियोटाइप की भूमिका निभाते प्रस्तुत किया गया है। जो लड़के हैं उनको क्या है बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली ऐसे किस्से उनके बारे में बताए जाते हैं, और लड़कियों को दबी हुई सहमी हुई और आज्ञाकारी इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये बताया गया है आपका विद्यालय में जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में। और सोशलाइजेशन के बारे में क्या है भाई, स्कूल में क्या है, हाँ भाई सोशलाइजेशन का एक स्थान क्या है, हमारा स्कूल भी है, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी के बच्चे यहाँ पर, हम क्या है एक समाज का अंग है, तो यहाँ पर क्या है अलग अलग धर्मों के अलग अलग घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आपका इंटरेक्शन होता है अलग अलग बच्चों के साथ, अलग अलग आपके आपके जो भी टीचर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो आप क्या है कुछ चीजें वहां से सीखते हो, कुछ चीजें तो वो जैसा बिहेवियर करते हैं तो बच्चे भी क्या है वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा वो देख रहे हैं वैसा क्या है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। स्कूल के अंदर क्या है उनको अनुशासन सिखाया जाता है, ठीक है, किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें क्या है उनको सिखाई जाती है। समाज में क्या है हमें कैसे योगदान देना है, हमें पढ़ लिख कर क्या करना है, ठीक है, और समाज क्या है हमारा सर्वोपरि है, और समाज में रहकर हमें लोगों की मदद करना, ठीक है, नैतिक मूल्य हमारे, ठीक है, मोरल वैल्यूज जो भी हैं हमारे, एथिक्स प्रिंसिपल सब क्या है हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं। इसलिए क्या है विद्यालय को जेंडर आइडेंटिफिकेशन और सोशलाइजेशन का अंग माना है, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा तीसरी बात, इसमें क्या बतानी थी हमें, स्कूल वाली बात होगी, फैमिली वाली बात होगी, जेंडर पहचान और समाजीकरण में फैमिली का क्या रोल है और स्कूल का क्या रोल है। अब है अदर जितने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी इसमें क्या है, अब आ गया आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल तो क्या था आपके स्कूल वाली बात आ गई थी, ठीक है। अब इनफॉर्मल में कौन कौन से आ जाते, एक तो आपका नेबरहुड आ गया, आपका पड़ोस आ गया, ठीक है। तो पड़ोस में लिंग पहचान और समाजीकरण, नेबरहुड में जेंडर आइडेंटिफिकेशन को स्थापित करना। बात आती है जो आपके नेबरहुड है उसमें क्या है जेंडर आइडेंटिफिकेशन और सोशलाइजेशन, पड़ोस में भी लिंग पहचान को स्थापित करने में भूमिका निभाता है। जब बच्चा पड़ोस में रहने वाले बच्चों को देखता है तो वह लड़कों को विशेष प्रकार के कपड़े पहने, क्या है विशेष श्रेणी के टॉयज उनके पास देखता है। इसी प्रकार लड़कियां क्या है वो डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने होती हैं, ठीक है, और उनके पास खिलौने भी अलग होते हैं। तो इन सभी का बच्चे की जेंडर आइडेंटिफिकेशन की भूमिका पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि आप देखते हो बच्चे जो लड़कियां हैं वो लड़कियों वाले कपड़े पहन के दिखती हैं, लड़के तो ऐसे क्या है बच्चे के मन में पता लग जाए हाँ ये लड़का है और ये लड़की है। और समाजीकरण की क्या भूमिका है पड़ोस में, समाजीकरण की ये भूमिका है कि भाई आप बहुत सारी चीजें हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ, क्या रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, ये सारा समाजीकरण से रिलेटेड कंसेप्ट हम नेबरहुड से सीखते हैं, ठीक है। अब कुछ और अदर जो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या रोल है, ठीक है भाई। तो जेंडर स्टीरियोटाइप की संरचना और संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है, यानी कि लिंग रूढ़ि युक्तियों की संरचना तथा विखंडन में संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है, जिसमें समाज तथा संस्कृति के बच्चे संचार के माध्यमों पुस्तकों पत्रिकाओं रेडियो दूरदर्शन व अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हैं। देखो भाई इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपकी मीडिया का काम बता दिया, ठीक है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को एक स्ट्रक्चर देने में जो आपकी कम्युनिकेशन है वह भी क्या है आपकी अहम भूमिका निभाता है। इसमें क्या है आप बुक्स के जरिए, आप मैगजीन के जरिए, आप रेडियो टेलीविजन आदि के माध्यम से आप क्या करते हो इनकी पहचान करते हो। अनेक साइकोलॉजी की ये धारणा है कि ये माध्यम बालकों के जितने भी बच्चों का जो विचार है, बच्चों की जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, उनके ऊपर क्या है गहरा के प्रभाव डालते हैं। बाल साहित्य और दूरदर्शन कार्यक्रम इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि इनका अधिकतम प्रभाव बालकों पर पड़ता है। निश्चय ही कोई लेखक या मीडिया बालकों के विभेद का शिक्षण नहीं देना चाहिए, इसके बावजूद पुस्तकों तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि अनियमित
अनियोजित तथा असावधानी से बनाए गए कार्यक्रम लिंग रूढ़ि युक्तियों में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखो भाई, इन्होंने क्या बताया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हमारी जो सोशल मीडिया है वो अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। जिसमें बच्चा क्या है, सोशल मीडिया में आप क्या है, आप अपना फोन जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है, एक तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन में और एक सोशलाइजेशन में, ठीक है। जिसमें क्या है, बच्चे के जो विचार है और जो बिहेवियर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बच्चा वैसा वैसा फॉलो अप करने की कोशिश करता है जैसा जैसा वह रील्स में देखता है, ठीक है। इसके बावजूद जो भी आपकी बुक्स हैं या फिर टीवी पर भी कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसका एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि हमारे वहाँ पर भी क्या है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो वृद्धि करने में सहायक है। जेंडर स्टीरियोटाइप है वो भी क्या है, इसको बढ़ाता है, लिंग आइडेंटिफिकेशन को, जिसमें बताया जाता है ये लड़का ये लड़की, ठीक है, इस भावना को। अगर आप देखते हो बाल साहित्य और जो भी आपके दूरदर्शन के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें लिंग विभिन्नता अक्सर देखने को मिलती है। बाल कहानियों का विश्लेषण करने पर, यानी कि 3000 के करीब जो उन्होंने क्या है बाल कहानियों का एनालिसिस किया, तो सारी की सारी क्या थी, जेंडर बायसेस पाई गई हैं। उसमें क्या थी, जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड में जो आपकी लड़कों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर मिली, उसमें 5:2 का रेशो मिला। मेन जो करेक्टर था, लीड जो करेक्टर था वो क्या था, एक लड़के को रखा गया। पुरुषात्मकता में ज्यादा मिली गई, यानी कि 6 गुना पुरुषात्मकता है तो महिलाओं की आत्मकथा 1 ही मिली, ठीक है। तो आपकी बुक्स भी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी में क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। यानी कि आप देखते हो बायोग्राफी बिब्लियोग्राफी जो भी देख रहे हो आप, तो वो क्या है, पुरुषों की ज्यादा है, महिलाओं के ऊपर कम पुस्तकें लिखी गई हैं। और रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि जेंडर रेशो का यह असंतुलन बच्चे के मन में ये भावना उत्पन्न करता है कि हमारी संस्कृति क्या है, मेल डोमिनेंट हमारा कल्चर है, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की के कंपैरिजन में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारी बुक्स भी यही दिखा रही है। आप मूवीज उठा के देख लो तो उसमें क्या है, हीरो का मेन रोल है, हीरोइन को गुंडे छेड़ रहे होते हैं, वो उसको बचा रहा होता है, तो उसमें भी किसको दिखाया गया है, एक जो फीमेल है उसको क्या है, कमजोर दिखाया गया है, और जो मेल मेंबर वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसमें जो मेल है उसकी भी क्या है, भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई है महिला से। तो यहाँ से भी क्या है, बच्चे को पता लग रहा है लिंग आइडेंटिटी की, ठीक है। और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि पुरुष अधिक वीर चतुर जिज्ञासु, ये बताया गया है, ठीक है, भयभीत। अब क्या है, कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जो घरेलू उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, उसमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक बोलती हैं। हाँ जी, जो घर में जो यूज होने वाले आइटम है उनकी एड में क्या है, आपको जेंट्स की बजाय लेडी ज्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट के गुण व लाभ के बारे में बताना हो तो सत्तात्मक आवाज के रूप में पुरुषों की आवाज आती है। तो ऐसे अनेक धार्मिक और राजनीतिक संगठन भी हैं जो लिंग पहचान और लिंग भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बेटे, तो ये था आपका क्या, कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन फैमिली में, स्कूल में और अदर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा, टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज। टीचर को क्या है, एक मतलब मैम यहाँ आइडेंटिटी का भी ये कह रहे हैं कि मतलब हर अलग अलग जगह पर मतलब उनकी बिहेवियर को देख के हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे होंगे जेंडर में, मेल। हाँ जी, इसने ये बताया कि जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है वो फैमिली में कैसे होती है, स्कूल में, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन है रोशन। मतलब देखो, जेंडर आइडेंटिफिकेशन कब से यही नहीं चल रहा है, मतलब जैसे कि मतलब अंदर दिखाई देता है इसलिए इसलिए ये हम ये आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी रखते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ओके ओके ओके। अब है टीचर को क्या है, अध्यापक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज। कल पढ़ा था आप लोगों ने टीचर वाला टॉपिक। और कल के लिए मैम सॉरी, कल हम
मेरा एक टॉपिक था पर हम आ नहीं पाए थे। कोई बात नहीं बेटा, वो कर लिया था हम लोगों ने कंप्लीट। ओके, सॉरी मैम। हाँ जी, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, आपका है टीचर का क्या रोल है, बताइए मुझे, अपनी तरफ से बताइए, आप भी टीचर बनने वाले हो। इसमें मैम क्या बताना है मुझे कि कैसे किसी मतलब जेंडर इक्वालिटी दर्शाना है या जेंडर इनइक्वालिटी दर्शाना है एज अ टीचर? इसमें तो क्वेश्चन तो जेंडर इनइक्वालिटी का दे रखा है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी और रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल। मैम लेकिन इसमें बनेगा वो कि कुछ है ना परिवर्तनकर्ता के रूप में, परिवर्तन तो फिर देखो वो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन है कि लिंग असमानता से आप क्या समझते हो और एक टीचर का क्या रोल है इस धारणा को चेंज करने में। ठीक है, लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं ना लड़के और लड़की का। ठीक है, तो उसमें टीचर का क्या रोल है चेंज करने में। चेंज मतलब ये दिमाग से ये कंसेप्ट निकालने में कि ये लड़का है और ये लड़की है, यानी कि सबको इक्वल मानने में टीचर का क्या रोल है। तो मैम सबसे पहला तो रोल ये है कि किसी भी अगर करिकुलम अगर मिलता है हमें या कोई भी सिलेबस मिलता है या कोई भी वो सिलेबस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, वो हमारा किसी मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है या कोई एनुअल फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है या स्कूल के किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो या स्लेब विद इन द क्लासरूम भी कोई अगर एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये दर्शाना होगा एज अ टीचर कि अगर हम किसी लड़की को खड़ा करें मॉनिटर बनाकर, तो उसी रूम में एक फीमेल को मतलब एक गर्ल को भी खड़ा करें एक मॉनिटर बना के, जिससे कि ये दिखेगा कि दोनों में लीडरशिप क्वालिटी हम इक्वली दिखा रहे हैं। हाँ जी, सेकंड क्या होगा, पार्टिसिपेशन। हम अगर किसी बॉय को लेकर कर रहे हैं तो उसमें फीमेल की भी पार्टिसिपेशन हमें दिखाना होगा। एक तो ये हो गया। जब बात आती है कि अगर पीटी करवा रहे तो पीटी मतलब जब हम कोई एक्टिविटी स्कूल में करा रहे फील्ड में, तो वहां पे हमें अगर बॉय कैंडिडेट को अगर हमने खड़ा किया है मतलब कोई एक्सरसाइज को दिखाने के लिए डेमो के लिए, तो एक तरफ फीमेल को भी खड़ा कर देंगे। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे हर वो एक एरिया या एक वो सेगमेंट जहाँ पे मेल को हम दिखा रहे हैं एज ए सुपेरियर, वहां पे फीमेल को भी रिप्रेजेंट कराकर हमें ये दर्शाना होगा कि कैसे एक फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेशन हर एक जगह पर करते हुए नजर आए, जिससे कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आए इक्वालिटी वाली, और साथ ही साथ उनके अंदर ये पॉजिटिविटी भी क्रिएट हो, जिससे कि वो कभी भी एक दूसरे के प्रति स्टेरियोटाइप या प्रीजडिस जैसी थॉट ना लाएं। और उसके बाद क्या होगा, जिससे कि हमारी जो सोशलाइजेशन है, जिसको हम सो कॉल्ड फैमिली या सोसाइटी या स्कूल या ट्यूशन या किसी भी जगह पे देखते हैं, तो हमारे अंदर इक्वालिटी जैसी फीलिंग आए, ब्रदरहुड वाली फीलिंग आए, और हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके हर एक कुछ। तो यही है एक एक टीचर के नाते ये कि उन्हें हाँ पनिशमेंट भी अगर दे रहे हैं तो पनिशमेंट देने के दौरान हम ये बता सकते हैं कि इक्वली पनिशमेंट मिलेगा। कोई भी फिजिकली हम ये नहीं कहेंगे लड़की कमजोर है या लड़का कमजोर है, दोनों अच्छे से डाइट पे ध्यान दो, मेरे लिए दोनों सेम हो, पनिशमेंट सेम मिलेगा। तो यही चीजें हैं, मतलब उन्हें मेंटली तौर पे हमें ये नहीं बताना है कि तुम फिजिकली कमजोर हो लड़की हो। उन्हें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि देख लो आईपीएस हमारी जो है, वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गर्ल जो है अभी क्रिकेट में जीती हैं या फुटबॉल में या ओलंपिक्स में। तो ये सब देकर हम उन्हें पूरे क्लास में लड़के को ये एग्जांपल दे सकते हैं कि लड़की भी तुमसे कम नहीं है, और लड़की को मोटिवेशन दे सकते हैं कि लड़के को देखकर तुम अपने आप को कभी कम मत समझो, बोथ आर इक्वली। सब डिपेंड करता है तुम्हारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, सोचने समझने के ऊपर, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं। और जब कॉग्निटिव से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो हमारी एटीट्यूड आती है। अब वो बिहेवियर में जब आ जाती है तो इसको हम एप्टीट्यूड कह देते हैं। तो यही चीज है मैम, यही हम टीचर के नाते बताएंगे। हाँ जी, यही दे रखे हैं भाई। सबसे पहले तो वही है कि पहले वो इनइक्वालिटी वाला पॉइंट बता दिया और उसके बाद क्या बता रखा है आपको, टीचर का रोल बता रखा है। ठीक है, और क्या क्या है भाई इसमें टीचर के रोल में कि और कैसे चेंज कर सकता है टीचर इस थॉट को, कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो उसमें अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन में
6 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां, यानी कि बराबर के लिए उनको रखना है, ठीक है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन के समय भी सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। कोई भी प्रोजेक्ट बना देना है, क्लास में कोई कुछ करना है, प्रोजेक्ट है, फिजिकल वर्क है, या कैसे भी करना है, तो क्या है, लड़कियों को भी क्या है, मिलकर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। सबको मिलकर काम करना है। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में, तो लड़का है या लड़की है, दोनों को क्या है, हमें बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही मेरी क्लास में क्वेश्चन पूछते रहे, लड़कियां पूछ रही तो मैं जवाब नहीं दे रही, ठीक है। तो हमें क्या है, दोनों को क्या है, बराबर समान अपॉर्चुनिटी देनी है हमें क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो मैम जो आपकी टीचर है, मतलब जो टीचर है उसका खुद का जो दृष्टिकोण या फिर दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब पर्सपेक्टिव। हाँ पर पर्सपेक्टिव जो है उसका खुद का भी बहुत ब्रॉड होना चाहिए, मतलब हाँ वो खुद जी, ना करती हो मतलब लड़का और लड़की में भेद ना करती हो, वो खुद ही, मतलब जो टीचर होती हैं उनका खुद का ही पर्सपेक्टिव ब्रॉड होना चाहिए, हाँ जी। दृष्टिकोण व्यापक, जिससे वो मतलब इक्वालिटी ला सकती हैं अपनी क्लास में या स्कूल में। हाँ जी, जैसे रोशन ने बताया था कि अगर मान लो सज़ा की बात आती है, तो हम ये लड़कियों को नहीं मारते कई सारे टीचर, तो वो लड़कों को फिर इनइक्वालिटी लगती है, ठीक है। तो हमें, अगर हम बच्चे को सज़ा भी दे रहे हैं, तो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। जब मौका सबको इक्वल मिल रहा है, तो उनको सज़ा भी इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने, टीचर का खुद का पर्सपेक्टिव भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर के दिमाग में ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है। तो उसका भी कंसेप्ट, उसका भी नजरिया क्या है, ब्रॉड होना चाहिए। या ये हो सकता है एज अ टीचर कि अगर हम पनिशमेंट नहीं दे रहे लड़की को, तो वहां पे लड़का को ये बताना होगा, इक्विटी एक शब्द होता है जहाँ पे हम समता की बात करते हैं, कि देखो कि समटाइम कुछ मार्जिनलाइजेशन होता है या कुछ ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे हम उनके साथ वो सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं जो कि करना चाहिए। तो जब लड़कों को अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे ये चीजें, तो लड़का के माइंड में किसी भी तरह का निगेटिव थॉट नहीं आएगा। उन्हें हम बता देंगे कि देखो, बायोलॉजी को जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि फीमेल बॉडी इज नेचुरली सॉफ्टर एंड द वीकर पार्ट ऑफ रिलेटिवली मेल। लेकिन वही लड़की जब फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिविटी करती है, तो वो लड़का जैसा बॉडी बना सकती है, लेकिन नेचुरली उनकी बॉडी वैसी नहीं होती है जैसा लड़का का होता है। तो उस कंडीशन में एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और लड़के को ये बात बताएं कि देखो, तुम्हें इसलिए ज्यादा पीटा गया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी कंपेरेटिवली लड़की से ज्यादा स्ट्रांग है। तब क्या होगा, उनके माइंड में किसी भी तरह का इनइक्वालिटी जैसी थॉट नहीं आएगी। तो ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है, कुछ भी करने से पहले क्लियर कर देना किसी भी टॉपिक को लेकर। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। सिर्फ ज्योति और रोशन को ही टीचर बनना, और वो नहीं बनना। रोशन को तो बनना भी नहीं है। हाँ, रोशन को तो बनना भी नहीं है, फिर भी इतनी बातें बता देता है। अब तुम बताओ अपने अपने पर्सपेक्टिव से कि तुम कैसे कर सकते हो। टीचर तो सभी बनने वाले हो, एक एक पॉइंट सब बताओ अपने नजरिए से, और क्या क्या मैम चेंज कर सकते हो। मैम लेकिन उदाहरण मैम ऐसे एक देने सेकेंड, चाहिए जिससे मैम कि लेकिन मैम बच्चों को मेरे ये ना साथ लगे कि ये जेंडर एक मिनट, बाइस वाला एक उदाहरण है। एक रोशन, मिनट रोशन उमा, 1 मिनट उमा को एक बोलने सेकेंड दो। मैम मेरे नहीं नहीं, साथ कोई एक नहीं। हाँ दिक्कत, मैम मेरे साथ ये दिक्कत क्यों आता है, जब हम लिखने जाते हैं तो कुछ नहीं लिख पाते हैं, पर बताना होता है तो बहुत सारी थॉट मेरे मन में आते हैं, अब बता जाते हैं। ये उल्टा राइटिंग मतलब लिख कर एक्सप्रेस कर सकता है, वो बोल कर ना करे। जैसे उमा बताती है कि मैं लिख तो सकती हूँ लेकिन हाँ, बोल नहीं मैं मेरे सकती हूँ। साथ है, मैं लिखने में एक्सपर्ट हूँ, मैं लिख लेती हूँ, तब मुझे बहुत समझ में आता है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये लिखना चाहिए, बस बोल नहीं पाती हूँ, एक्सप्लेन नहीं तब, कर पाती मैम मैं। तब तो उमा को अच्छा है, उनको 80% आता है, मुझे 70%। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। गौर मैम मैं मेरे आपके, हिसाब से ना उदाहरण भी टीचर जो बच्चे को क्लिक हो और उनको ये ना लगे कि ये जेंडर वाइज वाली उदाहरण है कि लड़कियों को लेके ज्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है या लड़कों को लेके ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहे हैं। हाँ और जी, सबसे पहले शिक्षक का एक व्यवहार सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर वो क्लासरूम में आते हैं तो उसका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को ये ना लगे कि ये भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ, और बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए टीचर को। जैसे कि किसी को लेके ये ना लगे कि हाँ, ये इसके साथ ऐसे कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल सही।
अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने बोला, तो मैथ में मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो क्या है, उस एग्जाम्पल में हमें केवल क्या है, मेल मेंबर को ही पात्र न मानकर क्या है, फीमेल के भी एग्जाम्पल हमें वहां पर सेट करने चाहिए। ऐसे ही क्या देखते हैं हम, हिस्ट्री में देखते हैं, तो हिस्ट्री में हम बहुत सारे जीवन प्रसंग दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भी बात की गई है, जिसमें जहां पर महिला और पुरुषों ने दोनों ने बराबर भागीदारी की। तो इस तरह के हमें एग्जाम्पल देने चाहिए जो जिससे क्या है, जेंडर बायसनेस खत्म हो। ठीक है, हमारी कहानियां हैं, तो कहानियों में भी क्या है, हम सिर्फ मेल मेंबर की नहीं, फीमेल से रिलेटेड कहानियां भी हमें क्लास में बतानी है। ठीक है, कि जैसे हम अब जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, उसमें लड़के और लड़कियों को, यानी कि लड़के तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लड़कियों को भी हमें क्या है, मोटिवेट करना है। ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है कि नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों के शिविरों का आयोजन हो, यानी कि एनएसएस के जो कैंप लगते हैं, एनसीसी के जो कैंप लगते हैं, उनमें भी क्या है, लड़के और लड़कियों के जो लड़कियों को भी क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, लड़कियों को जो भी क्या है, जो समाचार पत्र है, पत्रिका, उनके माध्यम से भी हम डिफरेंट डिफरेंट कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के चित्र दिखाए जाएं। ठीक है, जिससे संबंधित जानकारी दी जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बता रखे हैं। और कोई पॉइंट किसी के माइंड में आ रखा हो तो? बस इतने ही पॉइंट थे भाई, लड़के और लड़कियों के लिए। समाज में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कार्यरत जो भी हमारी सक्सेसफुल वुमेन है, ठीक है, उनको विद्यालय में आमंत्रित किया जाए और विद्यार्थियों को क्या है, प्रेरणा के अवसर दिए जाएं, जिससे क्या है, लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा और उनको ये लगेगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, या मैम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर जब कभी भी अगर कोई स्कूल में अगर कोई मतलब टीचर ऑर्गेनाइज करके मीटिंग करे, जहाँ पे अगर किसी की भी मदर अगर वो हाउस मेकर नहीं है, वो अगर किसी भी जगह जॉब करती है, तो हमें कभी कभी किसी के पेरेंट्स को भी बुलाकर उन्हें सामने में रखना होगा, जिससे कि बाकी बच्चे के मन में ये फीलिंग आए कि सभी की माँ सिर्फ घर पे ही नहीं रहती हैं, बहुत की माँ ऐसी भी हैं जो जो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक फैमिली मेंबर के अंदर। जैसे कि मैम आपका एग्जांपल लेके हम बता सकते हैं कि आप जो है एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आप भी पार्टिसिपेशन कर रही हैं एज ए इक्वली पार्टनरशिप, जैसे आपके हस्बैंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि लड़कियों के माइंड में एक पॉजिटिविटी जाएगी कि हम भी ऐसा कुछ कल को फ्यूचर में अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या देश के लिए। और लड़कों के अंदर भी ये मोटिवेशन आएगा कि हमें सिर्फ अपने पापा मम्मी के पैसे पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें भी कुछ अपना एक आइडेंटिटी सोसाइटी के अंदर दर्शाना होगा, ना कि हमें बस अपने मम्मी पापा के पैसे पे पलना है या कल को उनकी काम काम को आगे लेके बढ़ना है। तो इससे क्या होगा, लड़की के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, लड़के के अंदर भी आएगी, उसके अंदर हमारी क्लास की जो इन्वायरमेंट या वातावरण होगा वो पॉजिटिव होगा, लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस रहेंगे, किसी भी एक्टिविटी को लेकर वो सीरियस रहेंगे, और उनकी जो योगदान होगी या उनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत अच्छी जाएगी, और वो बाकी चीजों से डाइवर्ट नहीं होंगे और बाकी चीजों में उनकी माइंड गलत गलत नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि हमारे मम्मी पापा अगर ऐसा कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं। आ गया समझ में? आ गया समझ में बेटे? अभी एक बार ये देखो, इस यूनिट में सारे पॉइंट हो गए या कुछ पॉइंट रहते हैं? कुछ रहते होंगे। ये क्लास वाला वो इक्वेलिटी और इक्विटी रिलेशन विद उससे क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी, रीजन। अच्छा, ये वाला टॉपिक रहता है। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट। ही तो है, और सोसाइटी, हाँ जी, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल जब आपस में मिलता जुलता है तो वो एक फैमिली क्रिएट करता है,
उस फैमिली की जो कल्चर है या उस फैमिली की जो इथनिसिटी है या उस फैमिली की जो बिहेवियर है या उस फैमिली का जो आसपास का जो इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी या पॉलिटी या सोशलाइजेशन है, वही तो आगे जाके हमें एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि हम इस रिलीजन के हैं, हम इस कास्ट के हैं या हाँ हम इस रोशन, बैकग्राउंड के हैं। इसको वो जेंडर आइडेंटिफिकेशन से रिलेट नहीं करना, इक्विटी एंड इक्वेलिटी से रिलेट करना है। ये हाँ यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट मैम बता हाँ, तो रहे हैं। इक्वालिटी से ही बता रहे हैं कि मैम कास्ट रिलीजन और ये जो है ये तो हमारा एक मैम प्रोसेस है। मैम ये जो टॉपिक अभी ज्योति ने बताया ये तो फर्स्ट यूनिट में था और आपने करा दिया था ना, जिसका मैंने फोटो भी सेंड किया था कि वो धर्म सारा आधारित नहीं हुआ समता था व बेटा, 1-2 पॉइंट रह गए अच्छा थे उसके, अच्छा अच्छा और वो फिर मैंने फोटो कर दिए गुम। अच्छा अब देखो इसमें है ये हमारा, एक तो रिलीजियन सिस्टम है कि भारत में क्या रिलीजियन सिस्टम का तो क्या आ गया इसमें कि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम रिलीजियन में तो क्या है उसके अकॉर्डिंग करके देख लेंगे। जैसे अब हम देखते हैं आप आ जाओ उसमें, अब तो चलो फिर भी इक्वेलिटी आ गई। हम इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहाँ पर क्या है जो फीमेल है वो बुर्के में रहती है, ठीक है। उसको क्या है ऐसे जैसे हम रह रहे हो ऐसे रहने का अधिकार नहीं है इस्लामिक कंट्रीज में। अगर हम अपनी यहाँ पे भी देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये जेंडर इनइक्वेलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है। अब ना मैं ये तुम्हें ये टॉपिक ये मेरे को आज मिला जेबीटी वाली क्लास में, तो यहाँ पर क्या है अलग अलग धर्मों के रह रहे हैं और हमारा जो देश है मल्टी रिलीजियन है और मल्टी कल्चरल वाला देश है। तो हमारे यहाँ पर अस्तित्व, जन्म, विवाह, मृत्यु, मोक्ष ये सारी चीजें देखते हैं। तो अधिकतर जो विद्यालय हैं या जो हमारे धर्म का प्रभाव क्या देखने के ऊपर मिलता है, हम देखते हैं कि लड़कों को क्या है जब लड़के का जन्म होता है तो लोग क्या है मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने घरों में क्या है उत्सव मनाते हैं, लेकिन लड़की के जन्म पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिक धर्मों की बात देखी जाए तो धर्मों में कई जगह पर है, जैसे हम यहाँ पर दुर्गा पूजा करते हैं तो लड़कियों को मानते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर तो नारी शक्ति की बात की गई और कहीं कहीं पर क्या है भाई इनके साथ क्या किया गया है, इनइक्वेलिटी की गई है, असमानता दिखाई गई है, ठीक है। तो मैम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है और जी ये हमें अधिकार हमें मतलब मौलिक अधिकार के अंदर 25 से 28 के अंदर हमें धर्म को लेकर बताया गया है कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर, जो हमें स्वतंत्रता मतलब जो हमें आज़ादी मिली या हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला है 25 से 28 के बीच में आर्टिकल जो है। हाँ जी। और कास्ट सिस्टम में आपको ये लिखना है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो भी क्या है हमारे जो समाज का ही एक हिस्सा है, ठीक है। हम अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग भी क्या कर रहे हैं, हम इनइक्वेलिटी दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं, जब बच्चे क्या कर लेते हैं इंटर कास्ट मैरिज कर लेते हैं तो वहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, कि दूसरे धर्म का है या वैसे है, ठीक है। तो एक ही जाति में अपनी सीमाएं होती हैं, प्रत्येक सदस्य अपनी जाति विशेष को ही क्या देता है, महत्व देता है, ठीक है, कि मेरी कास्ट का ही होना चाहिए। देखो इनइक्वेलिटी तो थी, लेकिन यहाँ पर इनइक्वेलिटी किस तौर पर दिखाई देती है, इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर, ठीक है। और इस कास्ट का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, एक तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें ये बाधा आता है, ठीक है। उसके बाद नारी सुरक्षा, जातीय सुरक्षा, प्रजातंत्र समाज, किसी जाति किसी वर्ग से नहीं पहचानी जाती, जाति जन्म से ही निर्धारित होती है, जबकि वर्ग, रुतबे, जीवन स्तर व अन्य उद्देश्य तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। जाति विशेष के सदस्यों पर किसी भी वर्ग जागरूकता का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वर्ग के सदस्यों में विशेष वर्ग के प्रति, देखो भाई इसको ना कास्ट के अकॉर्डिंग बताना भाई कि जिसकी बुक में है, इसमें तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैम मुझे जहाँ तक लगता है जाति का मतलब देखिए ये जाति को लेकर इसलिए लोगों के मन में अलग विचारधारा है। होता क्या है कि जाति मतलब कि हर एक फैमिली में अगर हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो रहन सहन है या हमारा जो तरीका है जीने का वो लाइफ स्टाइल बहुत अलग होता है। इससे क्या होता है कि हमारे हमारा जो चलता हुआ आ रहा है पूर्वजों का या हमारा जो इतिहास है
हमें ये लगता है कि कहीं वो किसी और कास्ट में अगर जाकर शादी होती है, तो क्या वो उस डाइवर्सिटी को एसिमिलेट कर पाएगी कि नहीं? क्या वो उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा कि नहीं? लड़का हो या लड़की कोई भी हो। इस वजह से हमारे जो गार्जियन होते हैं, उन्हें इस बात का फ़िक्र होता है कि वो सडनली किसी भी चेंजेज़ को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा या नहीं, उसको सही से एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं। इस वजह से उन्हें इस बात का डर होता है, इसलिए वो इंटर कास्ट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्योंकि सडनली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है लोगों को। हाँ जी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अगर होगा, किसी 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाए, तो उसे फर्स्ट डे बहुत डर लगता है। उसे लगता है, रोने लगता है, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँ क्यों? क्योंकि उसे एक नया एनवायरनमेंट मिलता है जिसको वो लेकर डर जाता है। लेकिन जब उस एनवायरनमेंट में वो बच्चा जाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर उसके लिए वही स्कूल उसके लिए फैमिली बन जाता है। तो कहने का मतलब कि हमें लड़का या लड़की को या हमें गार्जियनों को ये बताना होगा कि हम किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए इतने एलिजिबल हैं या इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते इजीली, आसानी से। तब जाके ये कास्ट वाला जो प्रॉब्लम है या रिलीजन वाला जो प्रॉब्लम है या जेंडर वाली प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम, उसको हम इजीली फेस कर सकते हैं अगर हम मेंटली तौर पे हमें किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की आदत हो तब। ये स्टार्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, स्कूल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे। ये चारों आपकी कैसी है, ये डिसाइड करता है कि आप रिलीजन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आपकी थॉट जो है, क्या वो एसिमिलेट कर रही है बोलने में और करने में। एक कहावत है, कथनी और करनी दोनों एक दूसरे के साथ जब प्रोपोर्शनली आगे बढ़ता है तो हम एक ह्यूमन बीइंग बनते हैं, अदरवाइज हम कहने और करने में फर्क